हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिक्शन आवर क्लासेज के इस ऑनलाइन बैच में। दोस्तों, आपको पता होगा कि टेंथ जो साइंस थी उसमें अपन ने 2 चैप्टर कर लिए दोस्तों एनसीईआरटी से। एक तो अपन ने 10वां किया और एक अपन ने 12वां किया है। आज अपन इसका जो 11वां चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, इस चैप्टर को अपन बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। मानव नेत्र वैसे ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, लेकिन एक बार अपन नए सिरे से एक चैप्टर वाइज इसको अपन इंक्लूड करके फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलो अपन लिख देते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 11। इसका भाग दोस्तों कौन सा है आज? पहला। चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो दोस्तों शुरुआत करते अपन मानव नेत्र से। यही अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा मानव नेत्र, और इसी को अपन शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन मानव नेत्र। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आ जाओ दोस्तों। मानव नेत्र हेडिंग डाल देते हैं। मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अंग, सबसे संवेदी अंग। ठीक है, मानव नेत्र। अगर नेत्र नहीं होता तो अपन इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। ये संसार एक कल्पना मात्र रह जाता। तो चलो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, क्या क्या इसमें होता है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा, जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, इसका जो बाह्यतम भाग होता है, बाह्यतम भाग वो पूरा श्वेत होता है। श्वेत यानी सफेद, और अपारदर्शी होता है, यानी कि जिसके आर पार अपन देख नहीं सकते हैं। उसको अपन स्वच्छ पटल या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ पटल या स्वच्छ मंडल कहते हैं दोस्तों। स्वच्छ मंडल। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? स्वच्छ मंडल कहते हैं, या फिर इसे अपन श्वेत पटल भी कहते हैं। श्वेत पटल। उसके बाद दोस्तों, जो श्वेत पटल है या स्वच्छ मंडल है, इसके मध्य में कुछ भाग उभरा हुआ रहता है। कुछ भाग क्या रहता है? उभरा हुआ रहता है, जिसे अपन बोलते हैं कोर्निया। जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोर्निया बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कोर्निया। कोर्निया के पीछे, स्वच्छ पटल के थोड़े अंदर की ओर, यानी कि थोड़ा पीछे की ओर, कुछ डायफ्राम सी संरचना होती है, कुछ मांसपेशी सी संरचना होती है। उसको अपन दोस्तों परितारिका कहते हैं। यानी कि ये जो अपने पास यहाँ से कुछ संरचना होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? परितारिका कहते हैं। परितारिका। और इस परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है। जो परितारिका है, ये जो परितारिका है, स्वच्छ पटल से थोड़ा भीतर की ओर यानी पीछे की ओर, उस परितारिका के मध्य में दोस्तों क्या होता है? एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है। उस छिद्र को दोस्तों अपन पुतली कहते हैं।
उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, ये जो छिद्र है इसको अपन पुतली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पुतली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे परितारिका से एक नेत्र लेंस, एक लेंस उत्तल आकृति का लेंस, प्रकार का उत्तल प्रकृति का एक लेंस संयोजित होता है, एक लेंस व्यवस्थित होता है दोस्तों। इस लेंस को अपन बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको नेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, परितारिका हो गई, नेत्र लेंस हो गया, पुतली हो गई, कॉर्निया होगा। अब जो कॉर्निया है और नेत्र लेंस है, इसके बीच में दोस्तों कुछ द्रव भरा रहता है। इसके बीच में क्या भरा रहता है, कुछ द्रव भरा रहता है, हल्का पतला, जिसे अपन जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं दोस्तों, जलीय द्रव। और परितारिका के पीछे की ओर कुछ मांसपेशी ऐसी रक्त के आकार की यानी लाल कलर की कुछ संरचना होती है, मांसपेशीय संरचना, जिसे अपन रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त पटल कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पर्देनुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक पर्देनुमा संरचना, जिसे रेटिना कहते हैं, जहां पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, दृष्टि पटल। दूसरा नाम क्या होता है, दृष्टि पटल। यहां से कुछ मांसपेशी की संरचना है जो मानव मस्तिष्क तक जाती है, जिन्हें दोस्तों अपन दृक तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, दृक तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं कहते हैं। कुछ मांसपेशियां होती है जिन्हें क्या कहते हैं, तंत्रिकाएं कहते हैं, दृक तंत्रिकाएं, जो संवेदना उत्पन्न करती है, जो सूचनाओं का संचरण करती है। ये जो रेटिना है या दृष्टि पटल है वो, और जो मानव नेत्र लेंस है वो, उसके बीच में यहाँ पे गाढ़ा द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, हल्का गाढ़ा द्रव, जिसे दोस्तों काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। और ये जो जलीय द्रव होता है ये हल्का पतला होता है। क्या होता है दोस्तों, हल्का पतला द्रव होता है, जिसे अपन जलीय द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव नेत्र की एक संरचना कंप्लीट होती है अपनी। ये सारे भाग अपने मानव नेत्र में आते हैं। मैंने आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो चीजें हैं वो बताई है दोस्तों। आपने नोटिस भी किया होगा, आपने समझने की कोशिश भी की होगी कि मानव नेत्र वास्तव में होता क्या है। तो मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग या अपन इंद्री बोल सकते हैं, वो है नेत्र, और सबसे संवेदी होता है दोस्तों। इसकी सहायता से अपन वस्तुओं की पहचान कर पाते हैं, इसकी सहायता से अपन वस्तुओं को देख पाते हैं, रंगों को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने भाग बता दिए हैं, क्या क्या इसके भाग होते हैं। इसका जो बाह्यतम भाग होता है श्वेत होता है, अपारदर्शी होता है, जिसे दोस्तों स्वच्छ पटल या श्वेत मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इस श्वेत पटल या स्वच्छ मंडल के मध्य में कुछ भाग उभरा हुआ सा रहता है। उस उभरे हुए भाग को दोस्तों कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। स्वच्छ पटल के थोड़ा मध्य में नीचे की ओर, पीछे की ओर कुछ डायफ्राम सी संरचना होती है, कुछ मांसपेशी सी संरचना होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। और इस परितारिका के मध्य में एक छिद्र होता है दोस्तों, जिसे पुतली कहते हैं। और इस पुतली में से ही प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, और पुतली का आकार कम व ज्यादा होता है। जो कौन करता है, ये परितारिका करती है। पुतली का आकार कम व ज्यादा कौन करता है, परितारिका करती है दोस्तों। और जितनी भी प्रकाश किरणें प्रवेश करती है वो पुतली में से करती है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है, परितारिका से एक लेंस व्यवस्थित होता है उत्तल प्रकृति का, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य एक हल्का पतला द्रव भरा रहता है, जो इस लेंस की समंजन क्षमता बनाए रखता है, इसकी आकृति बनाए रखता है। ठीक है, जिसे अपन जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, एक पर्दे नुमा संरचना होती है, जिसे रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं।
यहाँ पे स्वच्छ पटल के पीछे की ओर, परितारिका के पीछे की ओर कुछ रक्त के समान मांसपेशियां होती है जिन्हें रक्त पटल कहते हैं। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक हल्का गाढ़ा द्रव भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं दोस्तों। और यहाँ से कुछ मांसपेशियां मस्तिष्क तक जाती है जो संवेदनाएं उत्पन्न करती है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, उन्हें अपन दृक तंत्रिकाएं कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अपनी जो मानव नेत्र की संरचना है वो व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पे परितारिका का आकार कम व ज्यादा होता है। तो कब तो कम होता है और कब ज्यादा होता है? जब अपन अचानक से अंधेरे वाले रूम में, अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो अपन को जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती कुछ टाइम तक। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो आकार है पुतली का वो व्यवस्थित था, अंदर गए तो उतना ही रहेगा। तो प्रकाश किरणें वहां पे क्या है, प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, तो आने वाली प्रकाश किरणें प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो वहां पे फिर आकार क्या होता है, बड़ा होता है, पुतली का आकार बड़ा होता है धीरे धीरे, और फिर प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, फिर वस्तुएं थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है। इसके विपरीत जब अपन अत्यधिक प्रकाश में चले जाते हैं, प्रकाश वाले क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश है, अपनी आंखें बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुतली का आकार व्यवस्थित था, वहां पे प्रकाश की अधिकता है, तो प्रकाश किरणें बहुत ज्यादा प्रवेश करती है। बहुत अधिक प्रकाश किरणें प्रवेश करेगी तो अपनी आंखों में क्या होगा, दर्द सा होने लगेगा, इसलिए आंखें बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे पुतली का आकार छोटा होता है, अपनी आंखें खुलती है और वस्तुएं थोड़ी व्यवस्थित दिखने लग जाती है। तो इस प्रकार से पुतली का आकार कम व ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब वस्तुएं थोड़ी दूर होती है तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन उनको जैसे जैसे अपन पास लाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, उसके बाद यदि और नजदीक लाते हैं, मानव नेत्र के और पास में लाते हैं, तो अपने मस्तिष्क पर तनाव बढ़ जाता है, मस्तिष्क में दर्द होने लग जाता है, तनाव बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जब ऐसा इसलिए होता है कि जब अपन एक न्यूनतम दूरी के बाद कम दूरी पर वस्तु को लाते हैं तो तनाव बढ़ता है, यानी कि जो नेत्र है उसकी जो समंजस क्षमता है वो प्रभावित होती है, जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो सही स्थिति पर फोकसित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक दूरी निर्धारित की गई है, उस दूरी तक अपन किसी वस्तु को देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगी, तनाव भी नहीं पड़ेगा, जिसे अपन स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पष्ट न्यूनतम दूरी। कि मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है एवं नेत्र पर किसी प्रकार का तनाव नहीं पड़ता है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जो शिशु अवस्था या बाल्य अवस्था होती है उसमें इसका मान दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। किसमें? बाल्य अवस्था में। ठीक है दोस्तों, शिशु अवस्था अपन बोल सकते हैं। बालकों में, जो वयस्क होते हैं उनमें दोस्तों इसका मान 25 सेंटीमीटर निर्धारित है, और जो वृद्ध है वृद्धावस्था में इसका मान 1 मीटर से 2 मीटर तक भी हो सकता है। क्योंकि वृद्ध हो जाएंगे तो नेत्र की लचीलापन खत्म हो जाता है, वस्तुएं दिखाई नहीं देती, बिल्कुल पास लाते ही तनाव बढ़ता है, तो 1-2 मीटर तक ही दूर रखना पड़ता है। वयस्क अवस्था में 25 सेंटीमीटर होता है, शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में 15 से 20 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो अपन को केवल एक ही वैल्यू याद रखनी है, वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी का मान होता है तो दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है, ये अपन को याद रखना है। ये क्वेश्चन बनेगा और 101% बनेगा कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी का मान बताओ, तो कितना लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर। ये अपन को वैल्यू जनरल नॉलेज के लिए याद रखनी है, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, अपन को यही लिखना है। ठीक है, चलो उसके बाद में दूरदृष्टि, यानी कि दूरदृष्टि जो क्षेत्र है, या अपन बोल सकते हैं कि अधिकतम दूरी वो कितनी होती है दोस्तों? जहां तक अपन देख सकते हैं तो वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है दोस्तों, अनंत होती है। इसके बाद अपन बात करेंगे, थोड़ा सा अलग अपन वेरिएशन में चलेंगे कि मानव नेत्र तो पढ़ लिया है, लेकिन दोस्तों इसमें कभी कभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
दोष उत्पन्न हो जाते हैं। विकार अपन बोल सकते हैं लेकिन उनको दोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोष। वो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। एक, उम्र के बढ़ने से भी। एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, वंशानुगत, यानी कि उसकी प्रथम पीढ़ी में हो सकता है, उसके पिता की माता की आंखें खराब हो तो बच्चे की भी हो सकती है, या पिता के पिता की हो तो भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अनुवांशिकी जिसे अपन बोलते हैं। या फिर उम्र के बढ़ने से हो सकती है, या फिर अत्यधिक तनाव बढ़ने से हो सकती है, या फिर भौतिक कारणों से होती है कि अपन एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश से और आंखें खराब हो गई। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। विकार उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को अपन यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उनको अपन डिस्क्राइब करेंगे, एक एक कारणों को अपन पढ़ेंगे, उसके बाद उनका निवारण करेंगे कि इनके निवारण के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो जो दोष होते हैं दोस्तों, वो 5 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के दोष होते हैं। ये अपन हटा देते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। आप इसको बार बार देखोगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष दोस्तों मैंने 5 प्रकार बताया है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि, तीसरा होता है जरा दृष्टि, चौथा होता है अबिंदुता, पांचवा होता है मोतियाबिंद। कौन सा होता है? मोतियाबिंद। तो ये 5 प्रकार के दोष हो सकते हैं दोस्तों। ये नाम के अपोजिट है, ये दोनों दोष नाम के अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष, नाम से ये पता चलता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, लेकिन होता उल्टा है। निकट की तो दिखती है लेकिन दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती। वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कौन सा कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। तो फिर गुरुजी इसका नाम निकट दृष्टि क्यों रखा? इसका नाम तो दूर दृष्टि रखना चाहिए था। तो दोस्तों इसका भी एक कारण होता है। कारण क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में, यानी कि ये मान लो ये मानव नेत्र अपना, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई मुन्ना हो बहुत ही ज्यादा। ये नेत्र अपना मान लिया अपन ने, ठीक है भाई, और यहाँ पे रेटिना है, तो यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही होगी, आई होगी, और यहाँ पे ये फोकसित हुई होगी। तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना दोस्तों, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। रेटिना तो यहाँ पे है लेकिन प्रतिबिंब रेटिना से पहले, रेटिना के निकट, रेटिना से पहले यानी रेटिना के निकट, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? निकट दृष्टि। रेटिना से पहले ही बन गया, निकट, निकट दृष्टि दोष। तो होता है क्या है, निकट की तो दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, तो निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। निवारण करना है, तो निवारण अपन को करना है तो इन प्रकाश किरणों को अपन को यहां से यहां पे भेजना है, यानी कि यहां पे फोकसित हो रही है तो यहां से यहां पे कैसे जाए, तो प्रकाश किरणों को थोड़ा फैलाना पड़ेगा। प्रकाश किरणों क्या करना पड़ेगा? थोड़ा फैलाना पड़ेगा। अब फैलाने का काम कौन करता है दोस्तों? फैलाने का काम अवतल लेंस करता है। तो इस दोष के निवारण के लिए यहाँ पे कौन सा लेंस लगा देते हैं अपन? अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। फिर ये प्रकाश किरणें यहाँ पे न फोकसित होकर यहाँ पे फोकसित होती है, और वो अवतल लेंस समता के अकॉर्डिंग लगता है कि ये प्रतिबिंब कितना का आगे बन रहा है, कितना कितनी दूरी पे बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे समता के अकॉर्डिंग, जिसे अपन बोलते हैं ना नंबर, चश्मे का नंबर, नंबर कितना है, माइनस में है या प्लस में है। तो माइनस का मतलब इधर जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, उसको यहाँ पे बनाने के लिए माइनस का चश्मा बनाते हैं, और इधर बनेगा तो प्लस में है। ठीक है, तो माइनस प्लस ऐसे बनता है, माइनस का चश्मा प्लस का चश्मा। ठीक है, तो इसके लिए अपन कौन सा लेंस लगाते हैं दोस्तों? अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरण को फैलाने का काम करेगा। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पे फोकसित होती है, थोड़ी आगे जाएगी। इसका निवारण हो गया है अवतल लेंस से।
दूसरा दोष अपन ने कौन सा पढ़ा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है कि पास की उल्टा होता है। दूरदृष्टि यानी दूर की दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूर की तो दिखती है, पास की नहीं दिखती है। दूरदृष्टि यानी दूर की तो दिखेगी, पास की दिखाई नहीं देती, उल्टा होता है ये। इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसका नाम दूरदृष्टि क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वस्तु का दोस्तों, वो रेटिना के पीछे बनता है। कहां पे बनता है? मान लो ये नेत्र अपना, तो प्रतिबिंब रेटिना के भी पीछे बनता है। कहां पे बनता है? रेटिना के भी पीछे बनता है। मान लो यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है अपना रेटिना के पीछे, तो रेटिना से दूर हो गया ना, ये रेटिना तो यहीं रह गया, तो रेटिना से दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? दूरदृष्टि। नाम तो दूरदृष्टि यानी दूर की दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूर की तो दिखती है, पास की नहीं दिखती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे। अब रेटिना से पीछे बढ़ना तो प्रकाश किरणों को केंद्रित करना पड़ेगा, थोड़ा कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर वो केंद्रित हो जाएगी तो रेटिना पर आ जाएगी। तो केंद्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस। कौन सा करता है? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे अपन कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। फिर ये प्रकाश किरणें यहाँ पे फोकसित होने लग जाती है और यहाँ पे वस्तु का क्या बन जाता है? स्पष्ट प्रतिबिंब। तो ये अपन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे भाई? कितनी दूर बन रहा है, तो समता के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग? समता के अकॉर्डिंग, दूरी के अकॉर्डिंग, कि दोष कितनी दूर हो रहा है। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे अपन दूरदृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलो बात करते हैं आगे। तीसरा जो दोष है वो है दोस्तों जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष होता है बीच का, न तो पास की दिखती है न ही दूर की दिखती है, दोनों ही दोष एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस भी लगाना पड़ता है और अवतल लेंस भी। अब दोनों को एक ही लेंस में फिट किया जाता है, तो दो दो फोकस दूरी होगी, उत्तल की भी होगी अवतल की भी, तो इसलिए उसको बोलते हैं द्विफोक्सी। यानी कि इसके निवारण के लिए क्या करते हैं अपन? द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं। चलो जरा दृष्टि भी हो गया। चौथा जो दोष है दोस्तों वो है अबिंदुता दोष। कौन सा है? अबिंदुता दोष। इसे अबिंदुकता भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? अबिंदुकता भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपने पास देखो ये जो डस्टर है ये कैसा है? चौकोर है। चौकोर है ना, घनाभ की जैसे। लेकिन जब ये दोष हो जाता है ना, तो ये घनाभ न दिखकर ऐसे गोल मटोड़ दिखता है, ये बेलन की जैसे दिखता है, सिलेंडर नुमा, ये ऐसा दिखेगा। अर्थात चौकोर वस्तुएं गोल हो जाती है, वस्तुएं गोलाकार दिखने, बेलनाकार दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों? कि ऐसी कोई वस्तु थी, ये कुछ इस प्रकार से, तो इसमें दो अक्ष होते हैं दोस्तों। एक तो ये अक्ष होता है जिसको वाई अक्ष कहते हैं, और एक ये अक्ष होता है जिसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं। तो वाई अक्ष की रेखाएं तो पहुंच रही है मान लिया, लेकिन एक्स अक्ष की रेखाएं फोकसित नहीं हो पा रही है, तो एक्स अक्ष की नहीं पहुंचेगी तो वक्री हो जाएगी, ऐसे गोल हो जाएगी। एक्स अक्ष की रेखाएं क्या हो जाएगी? ऐसे गोल हो जाएगी। तो वस्तु फिर कैसे दिखती है अपन को? गोल दिखती है। कैसे दिखती है? बेलनाकार दिखती है। कैसे दिखती है? बेलनाकार। तो फिर दोस्तों इसका निवारण कैसे करेंगे? तो भाई वस्तु बेलनाकार है तो लेंस भी बेलनाकार ही लगा दो। तो बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस लगाया जाता है? बेलनाकार लेंस। कौन से दोष में? अबिंदुता या अबिंदुकता दोष में। क्योंकि इसमें जब ये दोष होता है तो वस्तुएं बेलनाकार दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि किसी वस्तु के दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई।
तो एक अक्ष की प्रकाश किरणें तो फोकसित हो जाती है, लेकिन दूसरे यानी लंबवत अक्ष उसकी प्रकाश किरणें फोकसित नहीं हो पाती है, इसलिए वस्तु बेलनाकार दिखाई देने लग जाती है। और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस ही लगा देते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, पांचवा अपना दोष कौन सा है? चार दोष अपन कर चुके हैं, पांचवा दोष देखो अपना है मोतियाबिंद। कौन सा है दोस्तों? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद। इस दोष में क्या होता है दोस्तों? तो उम्र के बढ़ने से जब वृद्धावस्था हो जाती है तो दोस्तों जो नेत्र का जलीय द्रव है, जो कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच में उपस्थित होता है, हल्का पतला द्रव, जलीय द्रव जिसे कहते हैं, वो बाहर निकलने लगता है, जिससे जो नेत्र लेंस होता है उसका लचीलापन दोस्तों खत्म हो जाता है। और लचीलापन खत्म होने से जो नेत्र लेंस है वो दोस्तों दुधिया होने लग जाता है। दूधिया, दूधिया, दूध के समान, यानी कि सफेद होने लग जाता है। अर्थात जो लेंस होता है, नेत्र लेंस, वो कैसे होने लग जाता है दोस्तों? दूधिया। दूधिया यानी होता है श्वेत, श्वेत या सफेद। और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती है, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे धुंधला धुंधला सा हो जाता है। तो ऐसे दोष को दोस्तों अपन कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। फिर इसके निवारण के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? इस लेंस का, जो प्राकृतिक लेंस है, इसका प्रत्यारोपण किया जाता है, अर्थात इसकी जगह ऑपरेशन के द्वारा दूसरा लेंस लगाया जाता है, जो कैसा होता है? कृत्रिम। कृत्रिम यानी मानव निर्मित, मानव निर्मित लेंस होता है ये। और इसका दोस्तों नाम क्या है? इंट्रा ओक्यूलर। क्या नाम है इसका? इंट्रा ओक्यूलर। इंट्रा ओक्यूलर लेंस है ये, जो लगाया जाता है। तो इसके निवारण के लिए कृत्रिम लेंस लगाते हैं। और ये जो दोष है ये वृद्धावस्था में ज्यादातर होता है, अधिकांशतः वृद्धावस्था में होता है, जिसे अपन मोतियाबिंद कहते हैं। जो लेंस है उसका कलर जो है वो सफेद होने लग जाता है, वस्तु स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती है दोस्तों। चलो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है आज का, जो अपना चैप्टर था, 11वां चैप्टर अपना स्टार्ट हो गया है। और इसका फर्स्ट ये जो भाग है ये अपन ने किया है, जिसमें अपन ने मानव नेत्र और दोषों के बारे में पढ़ा है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, दूसरे भाग के साथ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो और दोस्तों बढ़ते रहो, जुड़े रहो चैनल के साथ, यही मैं कामना करता हूँ।